चलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एलएमए के बारे में। एलएमए क्या है? एक एयरवे मेंटेनेंस के लिए एक डिवाइस है, सुप्राग्लोटिक एयरवे भी हम जिसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। और अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम एयरवे वाली बहुत चीज़ें होती है तो यही हम क्यों यूज़ करें, या किस पेशेंट के लिए इंडिकेशन होगा, है ना। तो जैसे हमें क्या होता है, कभी कभी डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन होता है कि किसी पेशेंट को हम डाल रहे हैं ईटी ट्यूब और हमने पेशेंट को कर दिया पैरालाइज। अब पेशेंट तो वेंटिलेट नहीं होगा, या तो आप उसे एम्बू पे लेके रखो, बेन सर्किट पे लेके रखो, तब पेशेंट वेंटिलेट होगा। लेकिन अगर हम पेशेंट को कब तक लेके रखेंगे, वो तो होता नहीं है उसके लिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा। और किस किस में डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन हो सकता है हमारा? कोई ओबीस पेशेंट हो, उसका नैरो एयरवे हो, आप पूरी चीज़ें ट्राई कर दी हो, इंट्यूबेशन नहीं हुआ हो, पेशेंट केवल बेन पे वेंटिलेट हो रहा हो, तो उसे हम ऐसे में छोड़ नहीं सकते। अब मुझे उसके साथ वेंटी भी कनेक्ट करना पड़ सकता है या फिर टीपीस पे लेके डालना पड़ सकता है, जैसी भी कंडीशन है। स्टेनोसिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिस कारण इंट्यूबेशन नहीं हुआ। फिर हम उस बीच में क्या सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस यूज़ करेंगे, या तो एलएमए, आई जेल, और आजकल लेटेस्ट में बहुत चीज़ें आने लग गई है, ठीक है। तो आज हम किसके बारे में? एलएमए के बारे में इसलिए देखेंगे। तो एलएमए में सिंपल है कि इसके लिए एक तो आपको ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये इंसर्ट करना होता है बस। ये ऐसे करके इंसर्ट किया, ये खुद से जाके एयरवे में एक शेप ले लेगा, और फिर हम यहाँ से वेंटी कनेक्ट करें, टीपीस कनेक्ट करें, O2 की कोई भी डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं। पर दिक्कत क्या होती है कि ईजी हमें लगती है कि चीज़ें इतनी आसान है कि हम डाल के छोड़ देंगे तो वो चीज़ें हो जाएगी। फिर इसके कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन भी होगी ना। अगर इतनी आसान होता तो हम पहले ही क्यों ट्यूब डालते पेशेंट को, इसी चीज़ पे रखना स्टार्ट कर देते। लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है? एक तो ये हम जब डालते हैं ना, तो जो हवा जाएगी वो पेट में भी जाएगी, इससे केवल एयरवे में नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो पूरा एयरवे में नहीं हुआ है डला हुआ, तो वो पेट में भी हवा डालेगा, तो गैस्ट्रिक इंसफ्लेशन होएगा, पेट में गैस भरेगी। तो उसके लिए इसमें अलग से पोर्ट दिया हुआ है। ये किस लिए है कि हमने क्या किया, एनजी डाल दी, और एनजी को फिर कॉन्टिन्यूएशन पे हमें लगा देना है, मोस्टली जो इसमें करना होता है ज़रूरी। दूसरी बात है कि इसका बलून वाला ये है, ठीक है। मैं आपको पार्ट बता देता हूँ पहले इसके। यहाँ पे कनेक्टर होगा जो 15 mm का होता है, जो कि मोस्टली और वाले डिवाइस में भी रहेगा, जिसमें सर्किट लग सकता है वेंटी का, या फिर टीपीस कनेक्ट कर सकता है, कैथेटर माउंट कनेक्ट हो सकता है हमारा। ये एनजी के लिए पोर्ट दिया है, ठीक है। और ये हमारा बलून है इसका, और यहाँ पे एयरवे का जो वेंटिलेशन के लिए पोर्ट है, और ये हमारा इसका एटी कप में प्रेशर डालने के लिए बलून है, ठीक है। अब फिर इसमें एक चीज़ ये होती है कि मोस्टली जब मैं इनिशियल में काम करने गया तो भाई एलएम में डाल दिया, हमारे कंसल्टेंट ने बोला आप इसे इन्फ्लेट करो, तो हमें थोड़ी ना पता है कितने से इन्फ्लेट करते हैं। मोस्टली लोगों को नहीं पता रहता, हम तो 5 या 10 ml की सिरिंज दिए, लेकिन नहीं, इसके लिए हमें चाहिए 25 से ज़्यादा एयर, जो उस टाइम पे याद रखनी है, क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन है। फिर हम कोई और सिरिंज देंगे, कंसल्टेंट फिर अलग होएगा, बात भी सही है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 25 की हमें क्या लगानी है, इसमें सिरिंज कनेक्ट करनी है, यहाँ पे एनजी कनेक्ट करके कॉन्टिन्यूएशन पे डालना है, और यहाँ पे हमें वेंटी या टीपीस लगा के पेशेंट के पास कनेक्ट कर देना है। फिर क्या होता है, अब आप लोग बोलोगे कि इतना हमने कर दिया, लेकिन इसके साथ वेंटिलेशन करना बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है। अगर पेशेंट हल्का भी हिला, जो अपनी पोजीशन से हटेगा, तो फिक्स अच्छे से करना होता है। अब फिक्स करने के लिए आप इसे ऐसे लगा के रखोगे, तो या तो एयरवेज के साथ डाल दो, थोड़ा बेटर रहता है। छोटा एयरवे डालना है इसी के साइज का, या फिर आप क्या कर सकते हो कि ये बाइट ब्लॉक है, बाइट ब्लॉक यहाँ तक अगर आ रहा है तो पेशेंट अगर बाइट भी करेगा तो इसे बाइट नहीं कर पाएगा, ठीक है। बाइट ब्लॉक बोलते हैं ये। तो ये फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब बनी होती है, जैसे हमारी ईटी ट्यूब आती है, इसमें वायर पड़े हुए हैं अंदर आप देखोगे तो ये वायर है, ठीक है। वो जैसे तार टाइप होती है ना, वो वायर है। इसी वजह से हम इसे ईटीओ भी करा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा प्लास्टिक नहीं होता है, ये अच्छी वाली रबर टाइप का, और फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब हम बोल सकते हैं, वैसा बना हुआ। फिर ये ब्राइट ब्लॉक आएगा, यहाँ पे हमने ऐसे रखना है, तो इसे ऐसे ही रख के हमें क्या करना पड़ेगा, डायनाप्लास्ट ऐसे मारना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चाहे पेशेंट का मुंह पूरा बंद हो जाए, लेकिन डायनाप्लास्ट ऐसे मार के तब इसके ऊपर से कॉटन बैंडेज लगा के तब हम कुछ टाइम के लिए कि 2 घंटे 4 घंटे वेंटिलेशन इससे हो सकता है। अदरवाइज इससे वेंटिलेशन करना बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, तो हमने इतना पढ़ लिया था। तो आपको मैं बता देता हूँ, अब कोई मुझे बोल देगा कि भाई हमने तो पढ़ा है 20 से 60 ml डालनी है, तो वो करता है कंपनी पे डिपेंड, आप किस कंपनी का एलएमए लेके आ रहे हो। तो किसी किसी में लिखा रहेगा कि 20 से 60 है,
कहीं पे आपको लिखा हुआ रहेगा कि आप 30 ml ही डालो। तो इसमें के लिए भी इजी है कि यहाँ पे भी मेंशन करके रखते हैं। जैसे ये वाला हमारे पास है, इसमें 20 से 60 सेंटीमीटर ऑफ H2 हमें एयर डालनी है, ठीक है। और ये इसका क्या है, नंबर आता है। अब आप लोग बोलोगे वो तो शुरू में ही बता देना चाहिए था, लेकिन मोस्टली हम तो उन बंदों को बताते हैं जो एजुकेट मतलब पहले ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो पता रहता है कि नंबर इतने 3 नंबर का है, 4 नंबर का है ना। ये चीज़ें तो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी के अकॉर्डिंग हम इसका वेट देखते हैं कि पेशेंट का इतना वेट है तो इतने नंबर का हमारा LMA डलेगा। जैसे 30 से 50 के बीच में क्या है, अडल्ट ही है, तो इसमें 3 नंबर डलेगा। इससे ज़्यादा नंबर का 4 होगा तो वो 60 से 70 kg तक के हम उसमें जा सकते हैं, मतलब 40 से 70 kg चले गए। उससे कम में हम आगे है कि भाई ये अडल्ट था, वो यंग अडल्ट मान लो कि आप 20 से 30 वाले, तो उसमें 2 नंबर डल गया, उससे कम में 1 नंबर डल गया। तो इनके नंबर 4 नंबर तक मोस्टली यूज़ होते हैं। वैसे तो कंपनी अलग अलग आ रही है तो हमें अलग अलग नंबर मिल रहे हैं और चीज़ें आजकल तो लेटेस्ट हो रहा है, लेकिन अभी क्या हो गया कि 3 नंबर मिल रहे हैं। तो आप 3 नंबर अडल्ट के लिए मोस्टली हम यूज़ करेंगे, जो अडल्ट ICU में बंदे काम करते हैं उनके लिए यही यूज़ होएगा। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, तो मैंने आपको लगभग सारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना के एक ब्रीफ वे में बताया था। तो ऐसे ही हमारे पास 4 नंबर का LMA है। अब आप 4 नंबर के LMA में देखोगे जिसके कॉन्सेप्ट बने हुए थे कि 20 ml डालनी है, 25 ml डालनी है, उसके लिए क्लियरेंस के मैं लिए बता रहा हूँ कि हमेशा चीज़ें प्रेफरेंस मतलब चेंज हो जाती है किसी भी चीज़ को लेके। अब देखो 4 नंबर हुआ तो 4 नंबर में 50 से 70 kg, यहाँ पे कितना था 30 से 50 kg। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। एयर कितनी डालनी है, यहाँ पे थी 20 से 60 सेंटीमीटर ऑफ H2O, ये मोर देन 30 to 60 सेंटीमीटर ऑफ H2O। तो मतलब अगर आप कभी भी ये सोच के बैठिए कि मैंने उस बुक में पढ़ा था या मुझे उस सर ने बताया था कि इतना एयर डलेगा, तो ये भी आपके लिए आज शायद कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा कि चीज़ें कभी कभी कंपनी के अकॉर्डिंग या फिर चीज़ों के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है। यूज़ बता देता हूँ, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा क्या हुआ था। एक केस सिनेरियो है। तो एक हमारे पास म्यूकोरमाइकोसिस का कोविड के टाइम पे पेशेंट एडमिट हुआ ICU में। तो वो एक्सटूबेट करके हमने पेशेंट को 1.5 महीने की शायद केयर हुई थी उसकी, और वो पेशेंट शिफ्ट आउट हो गया आउटसाइड। वो वार्ड में गया, वहाँ पे उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ 2-3 दिन बाद। बिल्कुल ठीक था पेशेंट। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के बाद हमारे पास आया, तो हमने उसे इंटूबेशन के लिए सारा सामान दे दिया, क्योंकि डिस्ट्रेस ज़्यादा था, वेंटिलेट नहीं हो रहा था, O2 की डिमांड ज़्यादा थी, ABG ख़राब आई। तो जैसे ही हमने उसे सेडेशन के लिए दिया, सर ने लैरिंजोस्कोपी की, हमारे SR जो थे। लैरिंजोस्कोपी करने के बाद देखा तो पेशेंट के स्टेनोसिस बना हुआ था पूरा एयरवे में। अब हम कोई भी ट्यूब डाल रहे हैं, नहीं डली। तो आप लोगों को इससे लगेगा कि हमने हर तरीके की ट्यूब ट्राई की थी, ये इवन 4 नंबर अनकफ, 5 नंबर। तो ये एक बहुत अच्छा केस था मुझे बताने के लिए कि फिर हमने ट्राई किया तो नहीं इंटूबेट हुआ। अब हम क्या कर सकते थे, पेशेंट को छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसका तो पूरा स्टेनोसिस है और वो वेंटिलेट भी नहीं हो रहा है, अनकॉन्शियस है। तो तब हमें सुप्राग्लोटिक एयरवे ट्रेकेस्टोमी जाएंगे, लेकिन क्या होगा जब अगर स्टेनोसिस है तो डॉक्टर इतनी जल्दी नहीं जा सकता बिना इमेजिंग के। अगर हमने ट्रेकेस्टोमी करने गए और वहीं पे ट्रेकियल में ही कोई स्टेनोसिस पड़ा हुआ हो, तो कट मारने के बाद हम उसे खोल देंगे तो वहाँ पे ही स्टेनोसिस है, तो और कंडीशन बिगड़ जाएगी। उससे पहले उसके लिए आपको स्क्रीनिंग करके देखनी पड़ेगी, CT वगैरह कराओ नेक का, देखो कि वहाँ पे मास ग्रोथ कितना हुआ है, स्टेनोसिस का कारण क्या है, ठीक है ना। वो चीज़ें बात की बात है, लेकिन हमें इमरजेंसी में तो वेंटिलेशन करना है। तो फिर उस टाइम पे ऐसे केसेस के लिए हमारे लिए सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस जैसे कि LMA तब हम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो फिर जो हमने डलवाया था उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए मैंने आपको बताया कि एक तो फिक्स करने में दिक्कत हुआ था, बलून कितने से इन्फ्लेट करना है, NG डालने हैं, कनेक्शन के बाद हमें पेशेंट को ज़्यादा नहीं हिलाना है, जब थोड़ा सा अवेक होएगा तो ट्यूब बाइट ना करे। ये सब चीज़ें हमें इसके साथ देखनी पड़ेगी, और इसलिए हम इसे मतलब मोस्टली सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस में ये भी आ सकता है। अगर आपका कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है तो आपको प्रोसील मिल जाएगा, वो थोड़ा बेटर है। अगली बार नेक्स्ट टाइम शायद हम आपके लिए वीडियो बना पाए उस चीज़ की। थैंक यू फॉर लिसनिंग।